प्रोडक्शन और डिस्पैच कोल्स का जो था वो इफेक्ट होता हुआ नजर आया। इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की बात करी पार्था सर ने, तो उनके अब वो कम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगा पड़ गया है, तो डिपेंडेंस डोमेस्टिक सप्लाई पे वैसे ही और बढ़ती चली जा रही है, तो एक और दिक्कत आ गई। एडिक्वेट कोल स्टॉक्स, ये यूनियन मिनिस्ट्री कह रही थी कि एडिक्वेट कोल स्टॉक्स नहीं कोल ये थर्मल पावर प्लांट्स ने रखे इन मॉनसून से पहले, वो एक इशू बना। और हाँ, ये पैंडेमिक से जब अब उभर रहे थे तो कंजम्पशन भी बढ़ता चला गया। वो कंजम्पशन ऑलमोस्ट 17% पिछले 2 महीनों में जंप करा, तो डिमांड बढ़ रही थी और सप्लाई साइड थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट लौटते हुए नजर आए। और पार्था सर ने एक और इंटरेस्टिंग बात करी, कुछ राज्यों का बकाया, वो भी एक इशू बनता हुआ नजर आया। अनीश, तो फिर ये पार्था सर ने तो बहुत डिटेल्ड अपडेट दे दिया, इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैं एक रिपोर्ट ये भी पढ़ रहा था कि भाई आईएमडी ने सही प्रिडिक्ट नहीं करा, भाई पहले का मॉनसून नॉर्मल होगा, बाद में मॉनसून बहुत एक्सटेंड हो गया, तो ये फैग एंड ऑफ द मॉनसून ये किल्लत बढ़ती चली गई, दिक्कतें और एस्केलेट होती चली गई। तो भाई हमने सप्लाई जो ऑगर करनी थी उस लिहाज से बनाई थी। दूसरा, ये लीगेसी इश्यूज इसकी ये बात कर रहे हैं पार्था सर, ये स्टेट्स का बकाया, ये मेरे ख्याल से वो स्टेट्स में कई सारे महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, इन सब के शायद इश्यूज क्रॉप अप हुए थे, ये लीगेसी इश्यूज इसकी बात हो रही थी। यही वो मेन सोर एरिया, वही सोर पॉइंट है, यही दिक्कत वाली बातें हैं क्या? भट्टाचार्य जी सारे बात बता दिए, वो सारे सही है। हाँ। तो एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव तरह से वो बताए। यस। तो इसमें एक्चुअली 2-3 चीजें लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना है। शॉर्ट टर्म में जो चीजें बोले हैं वो सारे सही है। यही है कि वो उन्होंने बताया भी है कि अभी वो समस्या का हल हो रहा है। अभी प्रोडक्शन सप्लाई हमारा 1.5 मिलियन टन करीब पहुंच रहा है, 1.6 पहुंचना है, तो वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में डिमांड उतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा फिलहाल। लेकिन प्रोडक्शन और बढ़ा के हमें कोल्ड स्टॉक्स प्लांट्स में इंक्रीज करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि फरवरी मार्च में जब रबी का डिमांड आ जाएगा तब वापस डिमांड बढ़ जाएगा। उस टाइम में हमें वापस प्रॉब्लम में आना नहीं चाहिए। तो अभी से लेंगे ये समस्या के, अभी तो फिलहाल हल हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन इसके बाद भी कुछ स्टेप्स है ताकि ये वापस फरवरी मार्च में हमारे सामने आ ना जाए वापस। वो चीज जरूरी है। बाकी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल का एक प्रॉब्लम जो है वो रहेगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कोयले में निवेश बहुत मुश्किल हो गया ग्लोबली, फाइनेंस नहीं मिलती है, इससे पराया। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम कैसे हल होगी, उसका सोल्यूशन नहीं है। तो उसका कुछ हमको डोमेस्टिकली सोचना पड़ेगा कि हमारा कैप्टिव माइन से प्रोडक्शन बढ़े, कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़े, सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो डिपेंडेंसी इंटरनेशनल पर रहेगी तो मुश्किल होगा। तीसरा जो बात आपने बताया कि वो मानसून के चलते एक्सटेंडेड मानसून, देखिए ये होता है, एक्सटेंडेड मानसून पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, और हमारा अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स बढ़ते जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो उसके चलते हमारा अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स बढ़ते जाएगा। तो हमारे इंश्योरेंस वही होगा कि हम प्लांट एडिक्वेटली स्टॉक अप करें। तो वो स्टॉकिंग अप जो कल्चर था पहले, सीए का जो नॉर्म्स था 15 दिन से 30 दिन का नॉर्म्स जो था, वो सारे वायलेट होते गए और लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी होते रहेगा, प्राइस का हो, वेदर का हो। उसके लिए एक ही जो शॉक एब्जॉर्बर की बात भट्टाचार्य जी बोल रहे थे वो बहुत जरूरी है, तो उस पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इश्यूज आप लोगों ने जो इस समय कोल की किल्लत आई, इस समय जो इश्यूज थे उसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन पार्था सर, ये सीजनैलिटी एट प्ले है या एक और स्ट्रक्चरल इशू है? मैं एक बार ग्राफ स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। कोल इंडिया के डिस्पैचेस मिलियन टन्स में पिछले 4-5 साल के आप लोगों की स्क्रीन पर। पार्था सर, दिक्कत यह है पिछले 5 साल से कोई मीनिंगफुल अपटिक देखने को नहीं मिल रहा, स्टैग्नेंट कोल प्रोडक्शन है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे पार्था सर, पिछले 5-6 साल से? देखिए, आप एक एब्सोल्युटली करेक्ट बात किए हैं कि एक स्ट्रक्चरल इशू इसमें है। ये स्ट्रक्चरल इशू को थोड़ा सा गहराई से समझने का जरूरत है। मैं 1990 का बात कर रहा हूं। उस समय एक स्टडी किया गया था, एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल का हाई पावर कमिटी ने ये स्टडी किया था कि अगर पावर सेक्टर में एक्सेलरेटेड पेस ऑफ कैपेसिटी एडिशन होता है तब क्या कोल इंडिया इसका डिमांड मीट कर पाएगा। उसका आंसर आया था क्लियरली नो, नहीं कर सकेगा। और उसी के चलते कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट में 1993 में एक अमेंडमेंट किया गया था, और उस अमेंडमेंट के जरिए
कोल इंडिया से 200 से ऊपर ब्लॉक, 28 बिलियन टन का कोयला रिसोर्सेस निकाल लिया गया था और उसको एलोकेट किया गया था टू वेरियस पार्टीज। वो कैप्टिव एंड यूजर्स को एलोकेट किया गया था। 28 बिलियन टन में एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन आज तक 500 मिलियन टन में पहुंच जाए। ये दूसरा बात है कि वो सब ब्लॉक एलोकेशन कैंसिल हो गया बाद में, वो सब ठीक है, लेकिन इतना रिसोर्सेस कोल इंडिया को तो वापस नहीं आया, कोल इंडिया से निकल गया। और ये दूसरा कोई को किसी को प्रोड्यूस करके सिस्टम में लाने का था, जिसका कंट्रीब्यूशन आज के दिन में 500 मिलियन टन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो वो जो बहुत बड़ा गैप है, वो गैप तो कोल इंडिया भरा गया ना। अब प्रॉब्लम ये है कि कोल इंडिया के लिए नेचुरली जब हमसे इतना ब्लॉक हटा लिया गया, ये इसको मीट करना, ऑलवेज कोल इंडिया इज अंडर अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब इसका सुधार क्या है? सुधार एक ही है, कमर्शियल माइनिंग को चालू करना, जो चालू करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये जो 2020 में गवर्नमेंट ने जो काम किया है, ये एकदम सही काम है, लेकिन ये अगर मान लीजिए 10 साल या 15 साल पहले हो जाता तो आपको शॉर्टेज कभी दिखाई नहीं देता। अब इसका असर आने में 3, 4, 5 साल तो लगेगा। जब ये असर आ जाएगा तब वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है पूरा सिस्टम में, वो ठीक हो जाएगा और उसमें देन बेसिकली कोयला का शॉर्टेज का सिनेरियो नहीं रहेगा। इसके बाद एक ही प्रॉब्लम रह जाएगा आपका डिस्कॉम फाइनेंस। तो पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा नहीं मिलने का कारण है कि डिस्कॉम का फाइनेंशियल वीकनेस, उसको तो सुधार करना पड़ेगा। वो उदय से हुआ नहीं, और भी कुछ करना पड़ेगा, डीबीटी करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। उसका अगर सुधार हो जाता है और ये कमर्शियल माइनर्स का अपना प्रोडक्शन में आ जाता है, तो हमको लगता है देश में कोयला रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। स्ट्रक्चरली इश्यूज हैं वाकई, एक प्रॉब्लम के पीछे दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के पीछे तीसरी प्रॉब्लम, तो एक चेन रिएक्शन है जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। ये लॉन्गर टर्म में रह रहे की दिक्कतें जो सामने आती हैं, सीजनैलिटी एक बहाना हो गया, लेकिन रह रहे के इश्यूज सामने आते हैं। लेकिन पार्था, वाकई मेरा अगला सवाल यही था, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए माइंस अलॉट करी गई थी, माइंस खोली गई थी, वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन शायद अब तक आया नहीं है, तभी हम सिर्फ कोल इंडिया को ब्लेम करते रहते हैं। आप लोग कब एंटिसिपेट कर रहे हैं ये बाकी 3-4 साल और लगने हैं क्या कुछ प्राइवेट सेक्टर से मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन आने में? उतना तो लगेगा, क्योंकि 2020 में अगर अलॉट हुआ है, देखिए काफी अप्रूवल्स लेना पड़ता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, ये सब करते करते टाइम तो लगता ही है। उनको जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक हमको लगता है कि करीब 2024-25 से आना शुरू होगा। फिर एक और बार चार्ट स्क्रीन पर आएगी पार्था सर, वो आप ही के लिए है, क्योंकि आप हेल्म में रहे कोल इंडिया के, आप जानते हैं सब कुछ। ये कोल इंडिया का डिविडेंड डोल आउट बड़ा चर्चा में आया है, आपने भी सुना होगा बीच में। ये पिछले 6 सालों का डिविडेंड डोल आउट है कोल इंडिया का, 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी, ये टोटल डिविडेंड आउट था जो लार्जली सरकारी कॉफर्स में जाता हुआ नजर आया। तो पार्था सर, ये सरकारी कॉफर्स भरने का फोकस कोल इंडिया का, खुद अपने केपेक्स पे स्पेंड नहीं करना, ये सब भी एक्चुअल इश्यूज बन रहे हैं क्या? अब तो आप पूर्व सीएमडी हैं। देखिए, ये तो सरकारी पॉलिसी मेकिंग है। एट द एंड ऑफ द डे दिक्कत करता है तो सरकारी कंपनी है। ट्रू। सरकार को अगर लगता है कि कोल इंडिया का जो कैपेक्स है, वो उसके लिए वो लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया का कोई लोन तो है नहीं, बोरोइंग्स तो है नहीं, बोरो करके कर सकते हैं। सरकार का दूसरा प्रायोरिटी हो सकता है, इसीलिए ये निर्णय सरकार को ही लेना पड़ेगा। और सरकार का प्रायोरिटी में देखिए, रिन्यूएबल एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, क्लीन एनर्जी एक बड़ा प्रायोरिटी है। तो उस सब में अगर खर्चा करने के लिए कुछ कोयला से पैसा निकाला जाए, इसको हम इसमें कोई गहराई अन्याय तो कुछ नहीं है, बट ये भी ठीक है कि कोल इंडिया के पास इनफ पैसा रहना चाहिए